चलो बच्चों, तो आज हम लोग इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 11 देखते हैं जिसका नाम है इकोनॉमिक थॉट्स। इस चैप्टर में इकोनॉमिक्स से रिलेटेड थॉट्स वो अलग अलग इकोनॉमिक्स ने या तो कहो अलग अलग फेमस पर्सनालिटीज़ ने दी है कि जिसमें आपके इस चैप्टर में 3 पर्सनालिटीज़ की थॉट्स लिखी हुई है। एक कौटिल्य के बारे में, एक गांधी जी के बारे में और एक पंडित दीनदयाल के बारे में। कि जिसमें आज गांधी जी के बारे में समझें। गांधी जी, इन्हें जो है वो कौन नहीं जानता। ये कहते हैं ना, ये वर्ल्ड पर्सनालिटी थे, वर्ल्ड पर्सनालिटी, कि भाई पूरे वर्ल्ड में शायद ही कोई ऐसा पर्सन हो जो गांधी जी को न जानता हो। पोरबंदर में पैदा हुए ये गांधी जी, जिनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, कि जिन्हें गांधी जी भी कहते हैं, गांधी बापू भी कहते हैं या सिर्फ बापू भी कहा जाता है, कि ये रियली जो है वो सोसाइटी के एक रिफॉर्मर थे, एक टॉर्च बियरर थे। बराबर ना, मतलब वो पर्सन कि जो सोसाइटी को सही रास्ता दिखाता हो, जो सही राह दिखाता हो, अपनी सोच पे वो खुद भी अप्लाई करते हो और दूसरों को भी समझाते हो। ये सबसे सही पर्सन वो ये गांधी जी थे, ये करने वाले। जो कहते हैं ना कि भाई थॉट्स और कंडक्ट में, थॉट्स एंड कंडक्ट, इन दोनों में डिफरेंस वो बिल्कुल ख़त्म करने वाले ये गांधी जी थे। थॉट्स और कंडक्ट मतलब हम लोग सिंपल भाषा में कहते हैं कि वाणी और विचार में जो भी क्या कहते हैं डिफरेंस है ना, वो डिफरेंस गांधी जी ने ख़त्म कर दिया था। गांधी जी वो इंसान थे कि जो वो सोचते थे वही बोलते थे और वही करते थे। बराबर ना, आज के टाइम में हम सब बराबर, मैं भी क्यों नहीं, आप भी क्यों नहीं, हम सब में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम लोग जो है वो सोचते कुछ हैं, बोलते कुछ है और करते कुछ अलग ही हैं। सही बात ना, ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जबकि गांधी जी ने जो है वो इस चीज़ को रियली करके दिखाया था कि जो वो सोचते थे वही बोलते थे और वही करके दिखाते भी थे। ठीक है, उनके सबसे बड़े 2 हथियार थे, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा। ये उनके हथियार थे कि जिनकी वजह से उन्होंने कितने सारे इम्पॉसिबल वर्क भी उन्होंने करके दिखाए। उन्होंने सोसाइटी में चेंजेस के लिए न जाने क्या क्या वर्क किए। उन्होंने अनटचेबिलिटी दूर करने की कोशिश की, अनटचेबिलिटी जो छूत अछूत का भेदभाव था वो। इवन जो लोगों में बुरी आदतें थी, अल्कोहल की आदतें या जो दूसरी आदतें थी, वो सब आदतें उनको छुड़वाई। ठीक है, गांधी जी के अपने एक एथिक्स थे, एथिक्स मतलब कि अपने एक रूल्स थे। उन रूल्स पे ही गांधी जी हमेशा चलते थे। इवन दूसरों को भी वो समझाते थे। गांधी जी एकदम सिंपल वे की जो है वो लाइफ जीते थे, कहते हैं ना सिंपल लिविंग में जो है वो जीते थे हमेशा। और गांधी जी की जो सोच थी, हर जगह पर जो उनकी सोच थी, उनकी सोच को आज के टाइम में गांधीज़म माना जाता है। बराबर ना, उनका रास्ता, उनकी तरह बनना, उनकी तरह सोचना, उनकी तरह चलना, तो उसे गांधीज़म कहते हैं। बराबर, गांधी जी ने इकोनॉमिक्स के ऊपर भी अपनी सोच दी है, लेकिन वो कोई इकोनॉमिक्स्ट नहीं है जैसे दूसरे इकोनॉमिक्स्ट थे। बराबर, जैसे हम लोग ब्रिटिशर्स के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो उसमें आगे के चैप्टर्स में बहुत सारे नाम हमने देखे हैं, है ना, एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल, इरविन फिशर, ये सब प्रॉपर इकोनॉमिक्स्ट थे कि जिन्होंने इकोनॉमी रिलेटेड बहुत सारी डेफिनेशन, बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए हैं जो आज तक अप्लाई होते हैं। गांधी जी ने भी ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट दिए हैं, लेकिन गांधी जी कोई इकोनॉमिक्स्ट नहीं है। लेकिन फिर भी उन्होंने जो बातें की है ना, उन्होंने जो क्या कह सकते हैं कॉन्सेप्ट दिए हैं, वो कॉन्सेप्ट सच में बहुत यूज़फुल हैं। बराबर, हर इकोनॉमी के लिए, हर इकोनॉमिक्स्ट के लिए, हर गवर्नमेंट के लिए उनकी सोच बहुत ही यूज़फुल है। और गांधी जी कभी भी ऐसा नहीं कहते थे कि जो मैं सोच रहा हूँ वही जो है वो हर कोई अप्लाई करें या हर कोई जो है वो ये मेरी तरह ही बने। लेकिन गांधी जी खुद वो करके दिखाते थे और फिर जो है वो सामने वाले के ऊपर डिपेंड। बराबर, और हमेशा यही होना चाहिए। अगर हम दूसरे को कोई चीज़ सिखाते हैं ना, तो उससे पहले वो चीज़ खुद पे भी अप्लाई तो होनी चाहिए ना। सही बात कि नहीं? आज हर कोई जो है वो आपको कहता है, हमें कहता है नहीं ऐसा नहीं ऐसा करो, वैसा नहीं वैसा करो। खुद गलतियाँ करते हो, लेकिन जो है वो हमें कहते हैं कि नहीं भाई ये चीज़ें ठीक करो। सही बात है ना? गांधी जी ऐसे नहीं थे, गांधी जी खुद करके दिखाते थे, बाकी फिर आपकी इच्छा। आप लोग कितनी बार टीवी में देखकर जो है वो अगर कोई एक्टर इतनी अच्छी जो है वो एक्टिंग करता है तो उसकी नकल आप लोग भी घर पे कभी ना कभी कर देते हो। बराबर ना, कभी जो है वो शाहरुख की नकल या कभी दूसरे की नकल। क्यों? क्योंकि वो खुद अच्छा कर रहा है। उसने आपको कहा कि भाई मेरी नकल करो घर पे बैठ के,
उसने टीवी पे ऐसा कहा नहीं ना, फिर भी नहीं, वो काम अच्छा कर रहा है तो उसे देखकर आप लोग ने भी उसकी नकल की। ऐसे गांधी जी करते थे। गांधी जी चुपचाप अपना काम करते थे और लोग जो है वो उनका काम देखकर समझ जाते थे कि नहीं, गांधी जी सही काम कर रहे हैं, हमें भी ऐसा काम करना है। बराबर, ऐसे ये गांधी जी थे। इन गांधी जी के ऊपर गांधी जी की ऐसी सोच कैसे बनी, तो कहते हैं गांधी जी के ऊपर जो है वो उनके माइंड पे 3 बुक्स का बहुत असर था, है ना। 3 बुक्स का बहुत इन्फ्लुएंस था गांधी जी के ऊपर, गांधी जी की सोच के ऊपर। गांधी जी ने एक बुक पढ़ी थी अमेरिकन थिंकर थ्योरो की, अमेरिकन थिंकर थ्योरो, उनकी एक बुक पढ़ी थी जिनका नाम था सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। और गांधी जी ने इस बुक को सिर्फ पढ़ा ही नहीं लेकिन अपनी लाइफ में अप्लाई भी किया था। हम सबको पता है कि गांधी जी सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग में कितना मानते हैं, सही बात है ना। इनके अलावा गांधी जी ने दूसरी एक बुक पढ़ी थी कि जो ब्रिटिशर जॉन रस्किन की बुक थी अनटू द लास्ट। जॉन रस्किन की बुक अनटू द लास्ट, ये बुक उन्होंने पढ़ी थी। और इस बुक से ही जो है वो इंस्पायर होकर हमारे यहाँ पर इंडिया में जो भी पॉवर्टी की प्रॉब्लम है ना, उसके खिलाफ लड़ने का काम गांधी जी ने शुरू किया था। बराबर। इनके अलावा लियो टॉल्स्टॉय की बुक थी कि व्हाट शैल वी डू देन। बराबर, व्हाट शैल वी डू देन, या दूसरी उनकी बुक थी लियो टॉल्स्टॉय की द किंगडम ऑफ गॉड इज़ विद इन यू, द किंगडम ऑफ गॉड इज़ विद इन यू, कि जिनके ऊपर जो है मतलब इन बुक का गांधी जी के ऊपर बहुत असर हुआ था। इन बुक्स की वजह से गांधी जी ने अपनी सोच बदल दी थी। गांधी जी सत्य और अहिंसा को एकदम जो है वो अच्छी तरह से अप्लाई करते थे खुद की लाइफ में। बराबर, और एकदम सिंपल लिविंग में जीते थे। हम सबको पता है कि सिर्फ एक धोती में जो है वो उन्होंने अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी गुजार दी थी। बराबर, जब उनको ये ध्यान आया कि नहीं, अब जो है वो मुझे खुद को पहले चेंज करना होगा, फिर मैं जो है वो अपने देशवासियों को चेंज कर सकता हूँ। कि अगर मुझे देश को कुछ दिखाना है तो पहले मुझे खुद में चेंज करना होगा। और इसके लिए जो पहले सूट बूट में रहने वाले गांधी जी और सीधा जो है वो सूट बूट छोड़कर और एक धोती में रहे, और आजीवन मरने तक वो एक धोती में रहे। बड़े बड़ी मीटिंग्स में जाते थे, ब्रिटिशर्स से मिलते थे, हर जगह पर जाते थे, पर गांधी जी ने अपना पहनावा नहीं बदला। बराबर, हम लोग कैसे होते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि नहीं भाई मीटिंग में जाना है, नहीं अच्छी तरह से सूट बूट पहन के जाना है, पार्टी में जाना है, ऐसे जाना है। गांधी जी ऐसे नहीं थे, पहले थे। गांधी जी पहले ऐसे ही थे, कहीं पर भी जाना हो सज धज के जाना, एकदम ठाठ में रहना, ऐसे गांधी जी रहते थे। लेकिन जब उन्होंने माना कि ये सब तो सिर्फ बाहरी दिखावा है, असली जो है वो दिखावा मतलब असली जो चीज़ दिखानी है तो वो तो अपना कॉन्फिडेंस अपने अंदर होना चाहिए। ये बात जब उन्होंने मानी तो एक धोती में उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी निकाली। बड़ी से बड़ी मीटिंग, बड़े से बड़े लोगों से भी मिलने जाते थे तो भी सिर्फ एक धोती पहनकर। बराबर ना, ये कॉन्फिडेंस था, ये गांधी जी का कॉन्फिडेंस था। बराबर, और ये सब जो बुक्स के नाम मैंने बताए, ये सब बुक्स की जो है वो गांधी जी के ऊपर बहुत इफ़ेक्ट हुई थी। इवन गांधी जी ने बचपन में एक प्ले देखा था, एक नाटक जिसका नाम था सत्यवती राजा हरिश्चंद्र। सत्यवती राजा हरिश्चंद्र, कि जिसकी जो है वो उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ था। इस चीज़ का उनके ऊपर बहुत इफ़ेक्ट हुआ और इसकी वजह से ही ये खुद भी जो है वो सत्यवती बने। मतलब कि भाई क्या कहते हैं, हमेशा सच के रास्ते पर चले, कि कभी झूठ ना बोलना, ये उन्होंने जो है वो शुरू किया था। ठीक है। इनके अलावा गांधी जी की अगर दूसरी सोच अगर हम लोग देखें तो गांधी जी ने दूसरी ऑलमोस्ट सोच जो है अपनी थिंकिंग, वो हमारे हमारे हिंदू रिलीजन के जो भी पुराने ग्रंथ हैं उनमें से उन्होंने अपनी सोच बनाई थी। भगवत गीता में से, कि भगवत गीता का जो है वो एक श्लोक है कि जिनका मीनिंग होता है कि भाई जो भी इंसान दूसरों को दिए बिना अगर सिर्फ अपने लिए ही काम कर रहा है, जो दूसरों की सेवा किए बिना सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के बारे में सोच रहा है, तो वो इंसान सबसे बड़ा पापी कहलाता है। मतलब वो पाप जैसा काम कर रहा है। कि अगर इंसान को कुछ मिल रहा है और वो सिर्फ खुद के लिए ही सोचे, दूसरों को देने के बारे में ना सोचे, तो इसका मतलब वो इंसान सबसे बड़ा पापी कहलाता है। बराबर, ऐसा हमारे भगवत गीता में लिखा हुआ है। और ये सोच भी गांधी जी ने अपने लिए बना के रखी थी कि सही बात है, जो भी काम करना है सिर्फ खुद के लिए नहीं, हमें जो कुछ भी मिल रहा है वो दूसरों की सेवा के लिए यूज़ करो। बराबर। इनके अलावा हमारे पुराने वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत जैसी कहानियाँ
कबीर, गुरु नानक, नरसिंह मेहता जैसे जो है वो जो बड़े बड़े संत हो चुके हैं, इन सब से गांधी जी ने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। और इन सब से उन्होंने क्या क्या सीखा वो अगर देखें ना, आपके चैप्टर वाइज जैसे दिया हुआ है, तो गांधी जी की कुछ इकोनॉमिक थॉट्स दी गई हैं। गांधी जी की थॉट्स मैंने पहले ही बताया कि गांधी जी कोई जो है वो इकोनॉमिस्ट नहीं है, वो कोई कैपिटलिस्ट नहीं है, वो कोई सोशलिस्ट नहीं है, बराबर। वो एक सिंपल पर्सन है जो लोगों के लिए काम करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी सोच वो इकोनॉमी में बहुत यूज़फुल है। कि जैसे उनके थॉट्स के बारे में अगर समझे तो उनकी सबसे पहली थॉट आती है, वो आती है सर्वोदय। सर्वोदय, सर्वोदय का मीन्स क्या? ये संस्कृत वर्ड है सर्वोदय, इसका मतलब होता है अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल, सबका एक साथ आगे बढ़ना, बराबर ना। ये सोच गांधी जी ने, ये सोच भी भगवत गीता में से एक्सेप्ट की थी, भगवत गीता में से ली थी, कि जहाँ पर भगवत गीता में सच में लिखा हुआ है कि भाई अगर अगर जो है वो विकास करना है, अगर जो है वो प्रोग्रेस करनी है, तो अकेले मत करो, सबको साथ में लेकर प्रोग्रेस करो, तो वो सही प्रोग्रेस कहलाती है। अकेले की हुई प्रोग्रेस वो प्रोग्रेस कहलाती नहीं है, बराबर। इसलिए गांधी जी ने हमारी कंट्री के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए भी सर्वोदय का कॉन्सेप्ट दिया था। इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से गांधी जी ये कहते थे कि कोई भी तरह का वर्क हो ना, कोई भी तरह का वर्क हो, तो उस वर्क में सिर्फ एक को ही अगर प्रॉफिट मिलता हो ना, तो वो वर्क करने लायक नहीं है। वर्क हमेशा यही किया जाना चाहिए, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी ऐसी करनी चाहिए कि जिससे उसका प्रॉफिट सबको मिले, कोई एक को नहीं। मतलब अगर कोई बिज़नेस चल रहा है, अगर कोई बिज़नेस है, कोई बड़ी कंपनी, कोई फैक्ट्री चल रही है, और उस फैक्ट्री में मालिक ऐसा करता हो कि जो भी उनके वर्कर्स हैं, जो भी उनके अंडर में काम कर रहे हैं, सबको एक्सप्लॉइट करता हो वो मालिक, सबको लूटता हो और मैक्सिमम प्रॉफिट मालिक अकेला ले जाता हो, बराबर। तो ये सर्वोदय नहीं कहलाया, बराबर ना, ये सर्वोदय नहीं कहलाया। सर्वोदय वो कहलाता है कि जब अगर कोई कंपनी चला रहा है कोई मालिक, तो अगर मालिक को प्रॉफिट हो रहा है ना, तो उसका कुछ हिस्सा वो अपने वर्कर्स को भी दे। सैलरी तो वर्कर्स को मिलती ही मिलती है, लेकिन अगर किसी साल वो अगर मालिक को ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका मतलब वो वर्कर्स को भी थोड़ी सी ज़्यादा सैलरी उस साल मिलनी चाहिए ना, ठीक है ना। तो इसे कहते हैं कि अगर हम एक कदम आगे बढ़ रहे हैं, तो सामने वाले को भी एक कदम आगे बढ़ाना है। अगर हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो सामने वाले की भी प्रोग्रेस करवानी है। इसे जो है वो सर्वोदय कहते हैं, ठीक है। अगर सर्वोदय न हो ना, तो फिर क्या होता है पता है? तो उसकी वजह से ही सोसाइटी में डिफरेंस पैदा होते हैं, अमीर और गरीब के भेदभाव पैदा होते हैं, कि अमीर और गरीब, अमीर और अमीर होता जाता है और गरीब और गरीब होता जाता है। ये डिफरेंस पैदा होता है ना, कि जब सर्वोदय ना हो तो। इसलिए गांधी जी ने ये इंसिस्ट किया था कि कंट्री में हमेशा सर्वोदय कॉन्सेप्ट अप्लाई होना चाहिए, कि हर किसी का विकास। उसके बाद का पॉइंट आता है जो है इम्पोर्टेंस ऑफ लेबर। तो गांधी जी ये मानते थे कि कोई भी वर्क में, कोई भी वर्क में जो भी लोग काम कर रहे हैं ना, वो सबका वर्क इक्वल है, सबकी इम्पोर्टेंस इक्वल है। कोई भी बिजनेस में या कोई भी कंपनी में या कहीं पर भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो मालिक काम कर रहे हैं मतलब हाँ भाई वो वही एक रिस्पेक्टेबल काम कहलाया, जो मजदूर काम कर रहे हैं मतलब ये तो छोटा काम है, ठीक है। ऐसा नहीं, जो लेबर काम कर रहे हैं तो उनकी भी उतनी ही इम्पोर्टेंस होनी चाहिए जितनी वहाँ पर जो है वो मालिक की होती है। ये बात सही है कि चलो मालिक जो है वो ये मेंटल वर्क, इंटेलेक्चुअल वर्क करते हैं, ठीक है ना, सोचने का काम उनका ज़्यादा होता है। और जो मजदूर होते हैं, जो लेबर होते हैं, वो फिज़िकल वर्क ज़्यादा करते हैं, बराबर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेंटल और इंटेलेक्चुअल वर्क की जितनी इम्पोर्टेंस है तो फिज़िकल वर्क की कोई इम्पोर्टेंस नहीं। कोई भी प्लेस पर अगर ये मजदूर काम न करते तो आप ही बताओ क्या जो है वो मालिक का काम हो पाता, कि अगर यही काम न करे तो इन्हें भी उतनी ही इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए। इस इम्पोर्टेंस के लिए सबसे पहले गांधी जी कहते हैं कि उन्हें टाइम टू टाइम जो है वो उनके वेजेस, उनकी सैलरी मिलनी चाहिए। सबसे पहली बात यही ना कि भाई वो अगर इतनी मजदूरी कर रहे हैं तो टाइम से पहले इवन उन्हें जो है वो उनकी सैलरी मिल जानी चाहिए। सबसे पहली चीज़ जो है वो ये होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि वहाँ पर कोई भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, जो ऑनर हो या वर्कर हो, सब जो है वो ये इक्वल मानने चाहिए, ठीक है। इसलिए कितनी बार अगर ऑनर को ज़रूर पड़े ना तो उन्हें भी कुछ ना कुछ फिज़िकल वर्क करना चाहिए, कि भाई मालिक है कि वो तो खाली सोचने का ही काम करेंगे, मतलब सिर्फ मेंटल वर्क, सिर्फ ऑफिस में बैठकर काम करेंगे और मजदूरी का काम दूसरे मजदूर करते हो, ऐसा नहीं। अगर पॉसिबल हो तो उस मालिक को भी कुछ ना कुछ फिज़िकल वर्क ज़रूर करना चाहिए,
ठीक है ना, ऐसा गांधी जी मानते हैं, क्योंकि गांधी जी खुद जो मानते हैं उसमें वो अप्लाई भी करते हैं। गांधी जी ने इतने सालों तक जो है वो इतने लोगों के साथ काम किया, अलग अलग जगह पर आश्रम बनाया उन्होंने, ठीक है। और आश्रम का जो काम होता था ना, जो दूसरे लोग काम करते ना, गांधी जी खुद भी वो काम करते थे। कोई भी काम में गांधी जी खुद जो है वो शर्म नहीं, कोई भी तरह की शर्म नहीं रखते थे कि इवन इवन अगर कोई आश्रम में जो है वो बाथरूम वगैरह साफ करने का भी टाइम आ जाए ना, तो गांधी जी खुद बिना शर्म के, बिना कोई डर के वो काम करते थे कि अगर दूसरे लोग ये काम कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। कि हर एक लेबर की, हर एक वर्क की अलग अलग इम्पोर्टेंस होती है और सबको इक्वल मानना चाहिए। सही बात है ना। और ऐसा ही इकोनॉमी के बारे में भी कहते हैं कि इकोनॉमी में हर किसी को जो है वो बिल्कुल इक्वल मानना चाहिए, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंस ऑफ लेबर। दूसरी उनकी थॉट थी, जो थॉट है यूज़ ऑफ मशीनरी। तो यूज़ ऑफ मशीनरी मतलब क्या, गांधी जी जो है वो हमेशा हमेशा मशीन के खिलाफ रहे हैं। पूरा नहीं, लेकिन जो है वो मशीन के खिलाफ वो काफ़ी हैं। गांधी जी के अकॉर्डिंग ये है कि अगर कोई मशीन से लोगों का काम छिन जाता है ना, लोगों का काम छूट जाता है ना, तो उस मशीन का यूज़ कभी भी नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। गांधी जी हमेशा ये मानते थे कि जितना हो सके सिंपल मशीन का यूज़ करो, कॉम्प्लेक्स मशीन का नहीं। मशीन का काम होता है वर्क को सिंपल बनाना, ना कि वर्क को जो है वो हटा ही देना, ठीक है। गांधी जी इसके लिए पता है ना, खुद जो है वो चरखा चलाते थे। तो चरखा एक तरह की सिंपल मशीन है, तो उसके रिलेटेड कहते थे कि हाँ भाई, चरखा चलाने से कपड़ा जो है वो जल्दी बनता है, ईजी बनता है, बराबर। तो ऐसी मशीन का यूज़ करो। ऐसे नहीं कि भाई बड़ी जो है वो फैक्ट्री में मशीन आ गई कि अब लोगों की ज़रूरी नहीं है, अब सब काम खुद मशीन कर रही है। अगर सब काम खुद मशीन करेगी तो लोग तो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे ना, बेरोजगार हो जाएंगे ना फिर तो, ठीक है ना। गांधी जी इस चीज़ के खिलाफ थे कि अगर कोई मशीन से जो है वो लोग बेरोजगार बन जाते हो, तो ऐसी मशीन का यूज़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ठीक है। कोई भी जो टेक्निक होती है ना, कोई भी जो वर्क की मेथड होती है ना, कहीं पर भी इकोनॉमी में वर्किंग की जो मेथड होती है वो दो टाइप की होती है। एक कैपिटल इंटेंसिव मेथड कहलाती है और एक लेबर इंटेंसिव मेथड कहलाती है। कैपिटल इंटेंसिव मेथड मतलब वो कहलाती है कि जहाँ पे मशीन के थ्रू लोगों से कम और मशीनों से ज़्यादा काम होता हो, तो उसे कैपिटल इंटेंसिव मेथड कहते हैं, बराबर। और दूसरी आती है लेबर इंटेंसिव मेथड, कि जहाँ पर मशीनों से कम और लोगों से ज़्यादा काम होता हो, बराबर। और गांधी जी हमेशा लेबर इंटेंसिव मेथड के अकॉर्डिंग जो है वो क्या कहते हैं कि भाई उन्हें सपोर्ट करते थे। गांधी जी ऐसा नहीं कहते थे कि मशीन बनाओ ही मत या मशीन का बिल्कुल यूज़ ना करो, लेकिन अगर कोई मशीन से जो है वो दूसरे को नुकसान पहुंचता है, दूसरे की नौकरी छूट जाती है, लोग बेरोजगार हो जाते हैं, तो ऐसी मशीन का यूज़ होना चाहिए नहीं। क्योंकि गांधी जी हमेशा जो है वो किसके सपोर्ट में रहते थे, पुअर पीपल के सपोर्ट में, बराबर ना, पुअर पीपल के सपोर्ट में रहते थे। और इसकी वजह से वो यही मानते थे कि अगर सिर्फ रिच पर्सन जो है वो मशीन का यूज़ करके और पुअर पर्सन को एक्सप्लॉइट करेंगे या उनका काम छुड़वा देंगे या जो है वो उन्हें बेरोजगार करेंगे, तो ये चीज़ गलत है ना। और मशीन सिर्फ और सिर्फ कौन खरीद सकता है, तो जो रिच हैं वो, जो छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं वो ऐसी मशीन खरीद नहीं सकते। और बड़े लोग मशीन खरीद कर जिस तरह का काम करते हैं, तो छोटे लोगों का काम छूट जाता है, बराबर ना। एक सीधी सी बात है ना, एक सिंपल सा एग्जांपल समझो कि जैसे पहले घर पर जो है वो ये पापड़ वगैरह तैयार होते थे, सिंपल सी बात, ठीक है ना। जो पापड़ वगैरह तैयार होते हैं वो पहले घर पे तैयार होते थे और हर जगह पर बिकते थे। तो ये एक तरह की कॉटेज इंडस्ट्री थी, मतलब घर पर जो होम इंडस्ट्री कहते हैं वैसी, बराबर ना। और उसके बाद अब यही चीज़ें जो है वो फैक्ट्रियों में बनती है, मशीन से बनती है। तो फैक्ट्रियों से मशीन में जब से बनने लगी, तो जिसकी वजह से जो घर में जो होम इंडस्ट्री चलती थी उनका बिजनेस ठप हो गया, उनका बिजनेस बंद हो गया। सही बात है ना। तो इसकी वजह से जो है वो गांधी जी हमेशा यही कहते हैं कि अगर मशीन से ये नुकसान होता है ना, तो उस मशीन का यूज़ करना चाहिए नहीं, ठीक है। दूसरा एक टॉपिक आता है उनका, वो आता है डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी। गांधी जी हमेशा डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी के फेवर में थे और सेंट्रलाइज इकोनॉमी को हमेशा उसके खिलाफ थे वो। तो सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज किसे कहते हैं? सेंट्रलाइज इकोनॉमी मतलब ये कहलाता है कि जहाँ पर पूरा पावर कोई एक के हाथों में हो,
सिंपल भाषा में कहो तो राजाशाही, बराबर ना, राजाशाही जिसे कहते हैं कि पहले के टाइम में राजाशाही चलती थी, राजा जो बोले वो सबको मानना ही पड़ता था, कंपलसरी, पूरा पावर उनके हाथों में, लोगों की बात न मानना, है ना, लोगों को इग्नोर करना, और किसी की इम्पोर्टेंस होना ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ वो एक राजा की इम्पोर्टेंस है, ठीक है ना। इसे सेंट्रलाइजेशन कहते हैं या तो सेंट्रलाइज इकोनॉमी कहते हैं। तो अगर अभी जो है वो गवर्नमेंट में ऐसी अगर इकोनॉमी रेडी तैयार हो कि जहाँ पर पूरा पावर कुछ गिने चुने लोगों के हाथों में हो, तो वो चीज़ गलत है, ठीक है। गांधी जी हमेशा सपोर्ट करते हैं कि भाई डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी होनी चाहिए। कैसी इकोनॉमी? डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी, कि जहाँ पर पूरा पावर एक के हाथों में नहीं लेकिन सबको इक्वल पावर मिले, ठीक है ना। सिंपल भाषा में आज के टाइम में वो कहते हैं ना कि भाई हर कोई जो है वो आत्मनिर्भर बन सके, आज के टाइम में ऐसा कहा जाता है, बराबर ना, कि जहाँ पर जो है वो, जहाँ पर गांधी जी ऐसा मानते थे कि अगर सिर्फ कुछ ही लोगों के हाथ में पूरा पावर आ गया ना, तो वो जो है वो पूरी कंट्री की जो भी रिचनेस है, जो भी संपत्ति है, जो भी चीज़ें हैं, वो सब उनके हाथों में आ जाएगी और पुअर पर्सन पुअर हो जाएंगे। इसलिए ये सब जो है इकोनॉमी में हर एक रिसोर्सेस, हर एक जो है वो चीज़ें, वो सबको इक्वली मिलनी चाहिए, डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए, कि पुअर पर्सन के हाथों में भी जो है वो इतनी ताकत होनी चाहिए कि अगर जो है वो और कहीं पे उन्हें जॉब नहीं मिल रही है तो वो खुद अपने पैरों पर खड़े रह सकें, ठीक है ना, वो खुद जो है वो अपना काम आगे कर सकें, ठीक है। इसे रियल डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी कहते हैं, कि पूरा पावर एक के हाथों में नहीं, सबके हाथों में होना। इसकी वजह से ही गांधी जी ने, पता है, जो भी लोग बेरोजगार थे तो गांधी जी उन्हें समझाते थे कि भाई बेरोजगारी में बैठे रहने से अच्छा है कि खुद अपना वर्क करो, खुद जो है वो खादी के कपड़े बनाओ, खुद जो है वो चरखा चलाओ, बरोबर ना। गांधी जी उन्हें ये कहते थे कि भाई सिर्फ और सिर्फ जो रिच पीपल है उनके सहारे बैठे मत रहो, कि खुद के हाथों में भी जो है वो कुछ पावर लो, सही बात है। तो इन शॉर्ट इस पॉइंट में गांधी जी यही कहते हैं कि सेंट्रलाइज इकोनॉमी नहीं होनी चाहिए, पूरा पावर कोई एक के हाथों में या कुछ लोगों के हाथों में नहीं, सबको इक्वल पावर मिलना चाहिए। उसके बाद उनका पॉइंट आता है, वो आता है सिंप्लिसिटी एंड नॉन पोजीशन। ये तो सीधी सी बात है, गांधी जी ने जो है वो इन्हें बहुत अच्छी तरह से खुद पे अप्लाई भी किया था, सिंप्लिसिटी एंड नॉन पोजीशन। सबसे पहले सिंप्लिसिटी के बारे में, तो गांधी जी खुद ये मानते भी थे, खुद में अप्लाई भी करते थे, बराबर, और सबको कहते भी थे कि जितना हो सके लाइफ को सिंपल वे में जियो, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सोच बड़ी रखो, कॉन्फिडेंस बड़ा रखो, लेकिन उसके लिए जो है वो बाहरी दिखावे की ज़रूर नहीं है कि ठाट बाट में रहना, बराबर। आप सिंपल लिविंग से भी जो है वो अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छी बना सकते हो, और गांधी जी इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, आपको भी पता है, पहले ही जैसे मैंने बताया कि एक धोती में उन्होंने अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी निकाल दी, और कहीं पर भी जाते ना, कहीं पर भी जाते तो उन्हें कोई चिंता नहीं रहती कि वो बड़े लोग हैं, वो सूट बूट में हैं, मुझे क्या बोलेंगे, नहीं। इवन इवन वो लोग भी गांधी जी को रिस्पेक्ट देते थे, कि भले गांधी जी धोती में होते तो भी। ये सिंपल लिविंग का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। और गांधी जी सबको यही कहते थे, सबको यही कहते हैं कि भाई सिंपल लिविंग रहना। और दूसरा नॉन पोजीशन। नॉन पोजीशन का मतलब क्या? पोजीशन मतलब क्या कहते हैं? पोजीशन मतलब कहते हैं कि कोई चीज़ अपनी होना, अपनी मालिकी की होना, तो उसे जो है वो पोजीशन कहते हैं। और गांधी जी हमेशा नॉन पोजीशन को सपोर्ट करते थे। इसका मतलब ये कि आपको जितनी चीज़ों की ज़रूर हो ना वो यूज़ करो, और बाकी कोई भी चीज़ में, सिंपल भाषा में कहो तो मोह माया मत रखो, ठीक है ना। कोई भी चीज़ की लालच मत रखो, कोई चीज़ मिले तो ठीक है, ना मिले तो भी ठीक है। इसे कहते हैं रियल नॉन पोजीशन, कि भाई हम लोग वो कहते हैं ना कि भाई ये चीज़ तो मेरी है, मैं क्यों किसी को दूँ, ये चीज़ मुझे नहीं मिली तो भाई मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, है ना, मूड ख़राब हो जाता है, वो हो जाता है। तो इसे एक तरह की है ना पॉजिटिवनेस कहते हैं, कि नहीं ये मेरा ही है, ये चीज़ मेरी ही है, ये चीज़ मैं किसी को नहीं दूंगा, बराबर ना, ये मैं दूसरे के लिए क्यों यूज़ करूँ, वो तो मुझे ही मिलना चाहिए, बराबर। तो इसे पॉजिटिवनेस कहते हैं। तो गांधी जी सपोर्ट करते थे नॉन पोजीशन में। वो यही मानते थे कि इन चीज़ों की कोई लालच मत रखो, कि आपको ज़रूर है वो चीज़ों के लिए ट्राई करो, मिला तो ठीक है, न मिले तो रहने दो। गांधी जी इसके लिए कहते हैं कि आज के टाइम में इंसानों में जो रेस्टलेसनेस है, रेस्टलेसनेस मतलब मन की जो अशांति है ना, तो वो मेनली इसी रीज़न से है, कि एक तो सबसे पहले
जो वांट्स, जो इच्छाएं हैं, वो इच्छाओं का बढ़ता जाना, मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ऐसा भी चाहिए, वैसा भी चाहिए, बराबर ना। दूसरा, कॉम्प्लेक्स मशीन का यूज़ बढ़ना। कॉम्प्लेक्स मशीन, सिंपल मशीन को छोड़कर लोग जो है वो कॉम्प्लेक्स मशीन की तरफ चले गए हैं, जो भी सोसाइटी को बहुत नुकसान करता है और इंसान और जो है वो परेशान हो जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल आज के टाइम में ही हर जगह क्रिएट होता है। मोबाइल ऐसी चीज़ बन चुकी है कि जिसके बिना जो है वो इंसान रह ही नहीं पाता। आधा दिन बोल रहा हूँ, 1-2 घंटे भी मोबाइल यहाँ वहाँ चले जाए ना तो हम यहाँ वहाँ हो जाते हैं। सही बात है ना। तो यूजेस ऑफ कॉम्प्लेक्स मशीन, इसकी वजह से भी इंसान जो है वो रेस्टलेसनेस फील करता है, मतलब अशांत फील करता है। और दूसरा जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ प्रेजेंट टाइम्स, कि आज के टाइम में जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है कि रिच पर्सन को ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, पुअर पर्सन को कम फ़ायदा मिलता है, बराबर ना। तो इसलिए गांधी जी ये कहते हैं कि भाई जो है वो कोई भी तरह की अगर ये अशांति नहीं चाहिए तो खाली यही चीज़ ध्यान रखो कि सिंपल लिविंग एंड नॉन पोजेशन, हमेशा सादगी में रहो और कोई भी चीज़ की लालच मत रखो, मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, ऐसी ज़िंदगी होनी चाहिए, बराबर। और उसके बाद एक पॉइंट कहते हैं, वो आता है डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रस्टीशिप। ये पॉइंट खास समझना, ये पॉइंट आता है डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रस्टीशिप। तो ट्रस्टीशिप का मतलब क्या। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, वो उन्होंने, गांधी जी ने जो है वो भगवत गीता से इंस्पायर होकर लिया है। भगवत गीता और ईशोपनिषद, उनमें से इंस्पायर होकर ये कॉन्सेप्ट उन्होंने बनाया है। कि जहाँ पर ईशोपनिषद में ये क्वाट है, मैं ये कह रहा हूँ कि जो एक क्वाट है पर्टिकुलर वो रीड कर रहा हूँ कि ऑल दैट इज़ क्रिएटेड ऑन द अर्थ इज़ बिकॉज ऑफ गॉड एंड हेंस वी मस्ट रेलिश आफ्टर सरेंडरिंग इट। इसका मतलब ये कि इस अर्थ पे जो कुछ भी बना हुआ है ना, वो सब उस भगवान की वजह से बना हुआ है, और हमें हमें जो है वो इस ज़िंदगी में जाने से पहले वो सब कुछ भगवान को लौटा कर ही जाना है, बराबर। जिसे इकोनॉमी के अकॉर्डिंग वो ये समझाते हैं कि हमारे पास जो कुछ भी है ना, जो कुछ भी है वो इस समाज का ही दिया हुआ है, बराबर, इस सोसाइटी का दिया हुआ है। तो हमें उस सोसाइटी को ये चीज़ें रिटर्न ज़रूर करनी है, बराबर। सोसाइटी की ही दी हुई चीज़ें हैं जो हमें उसे रिटर्न ज़रूर करनी है। इसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रस्टीशिप, बराबर। वो ये कहते थे, अब इसे डिटेल में समझना, कि गांधी जी ये कहते थे और ये मानते भी थे खुद कि इंसान को जितनी संपत्ति की ज़रूर हो ना, उतनी ही संपत्ति उसके पास होनी चाहिए, उससे एक्स्ट्रा नहीं। इवन गवर्नमेंट को ये रूल बना देना चाहिए कि इससे ज़्यादा संपत्ति कोई भी जो है वो पजेस नहीं कर सकता, बराबर ना। कि जैसे अगर कोई पर्सन है, उस पर्सन को भाई रेगुलर जो है वो खर्चे के लिए, सपोज़ अगर मेरी बात करूं कि अगर मैं अकेला रहता हूं, पहले अकेले की बात करते हैं, या अगर मेरी फैमिली है, चलो 4 लोगों की फैमिली, तो 4 लोगों की फैमिली है, तो भाई जो है वो महीने का खर्चा कितना, तो 4 लोगों का खर्चा मिलाकर चलो भाई 20,000 होते हैं, बराबर। अप्रोक्सीमेट आज की बात कर रहा हूँ, 20,000 का खर्चा। कभी कभार एक्स्ट्रा कुछ अगर सेविंग्स वगैरह कर दो तो भाई जो है वो 25,000 या 30,000 समझो, तो उसकी सैलरी कितनी, तो उसकी सैलरी 40,000 होनी चाहिए, बराबर ना। और उसके लिए 4 लोग रह रहे हैं तो कम से कम 2 या 3 रूम का कमरा ठीक है, बराबर ना। तो इतनी ही चीज़ों की ज़रूर जो है वो इंसानों को होनी चाहिए। लेकिन इंसान क्या करते हैं कि जहाँ पर 2 लोग 3 लोग भी रहते हैं ना, तो भी उनके लिए जो है वो 10-10 रूम वाला बड़ा सा बंगलो बना हुआ होता है, बराबर। कि जहाँ पर रहते खाली 2 या 3 लोग हैं, लेकिन उनके पास बंगलो 10 रूम का होता है, बराबर ना। कि जिसमें बाकी का काम क्या है कोई काम, बिल्कुल भी नहीं ना, ठीक है। इसे कहते हैं कि भाई ये क्या कह सकते हैं कि एक्सेसनेस कहते हैं, भाई बहुत ज़्यादा जो है वो ये बढ़ जाना उनके पास, कि जिन्हें जो है वो ज़रूर नहीं है उससे ज़्यादा जो है वो उन्होंने अपने हाथों में हासिल करके रखा है, जो गलत है। गांधी जी के हिसाब से जो है वो ये चीज़ें गलत हैं। वो ये कहते हैं कि अगर एक्स्ट्रा चीज़ें उनके पास है ना, तो उसका यूज़ उन्हें सोसाइटी के लिए करना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें उन्हें सोसाइटी से ही मिली है, जो सोसाइटी को ही उन्हें रिटर्न करना चाहिए। इसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रस्टीशिप, बराबर। गांधी जी हमेशा यही मानते थे कि ठीक है कि अगर आपको बड़े बंगलों में रहना है रहो, कि अगर आप 3 लोग हो तो 3 लोगों के लिए जो है वो बड़ा सा बंगलो बनाओ, बराबर। कि चलो आपको 10 कमरों का बंगलो बनाना है तो आप 10 कमरों का बंगलो बनाओ, ठीक है ना, 3 लोगों के लिए ही। लेकिन उसके बाद फिर उतना ही यूज़ सोसाइटी के लिए भी तो करो ना, समाज के लिए भी तो उतनी ही सेवा करो ना, सही बात ना।
पहले तो गांधी जी यही कहते हैं कि 10 कमरों की ज़रूरी नहीं है, ये तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि सपोज़ 10 कमरों की ज़रूरी नहीं है, आप 3 लोग रह रहे हो तो 3 कमरे 4 कमरे इनफ हो गए, बराबर। ज़्यादा से ज़्यादा चलो अगर आपको लग्जरियस रहना है तो 5 कमरों में रहो। इतना बड़ा बंगलो जिसकी ज़रूर ना हो तो वो बनाने की क्या ज़रूरत है। उतने ही पैसे हम सोसाइटी के लिए खर्च कर सकते हैं ना, बराबर ना। और इसके लिए गांधी जी ने बहुत वर्क किए हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रस्टीशिप के लिए गांधी जी ने बहुत सारा काम किया है कि जो ये वर्क उन्होंने यहाँ पर लिखे हुए हैं कि सबसे पहले कन्विंसिंग द रिच चेंज ऑफ हार्ट। इसका मतलब ये है कि गांधी जी हमेशा जो है वो कहीं पर भी जो है वो सत्याग्रह के लिए जाते, दूसरे वर्क के लिए जाते, कोई भी काम के लिए, तो वहाँ पे जो भी रिच पर्सन हो ना तो उन्हें कन्विंस करते, उन्हें समझाते गांधी जी कि भाई आपको जो है वो जितनी ज़रूर है उतने पैसे आपके पास रखो, लेकिन जिसकी ज़रूर नहीं है, जो एक्स्ट्रा पैसे तुम्हारे पास पड़े हैं, उसका यूज़ समाज के लिए भी तो करो ना, बरोबर ना। गांधी जी जो है वो ऐसा लोगों को समझाते थे। और गांधी जी की ये समझाने की टेक्निक ही अलग थी, कहते हैं ना, बिल्कुल अलग थी उनकी टेक्निक। कि गांधी जी सच में जब लोगों को ऐसा समझाते थे ना, ट्रस्टीशिप का जो है वो उन्हें मीनिंग समझाते थे कि भाई खुद जो है वो रिस्पॉन्सिबल बनो, कि भाई तुम्हें जितनी ज़रूर है उतना यूज़ करो, लेकिन फिर अगर एक्स्ट्रा है तुम्हारे पास, भगवान की दया से अगर तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पैसे हैं तो वो खुद में जो है वो संभाल के मत रख दो। इससे अच्छा किसी और के लिए यूज़ करो, किसी की सेवा के लिए यूज़ करो, जो पुअर हैं उनके लिए यूज़ करो। सही बात है ना, ये उन्हें समझाते थे। गांधी जी की क्लियर कट ये बात थी कि और कुछ नहीं, अपनी ज़िंदगी में कोई एक को जो है वो आप सुधार दो। अगर आप रिच हो भगवान की दया से, अगर आपको पैसों की कमी नहीं है, तो चलो आप सबकी पॉवर्टी तो दूर नहीं कर सकते, लेकिन कोई एक फैमिली को जो है वो सिलेक्ट करो और उसकी पॉवर्टी तो आप दूर कर सकते हो ना, बरोबर ना, कि उसकी गरीबी दूर करो, उन्हें आगे बढ़ने में मदद करवाओ। तो गांधी गांधी जी हर एक रिच को कन्विंस करते थे। और रियली गांधी जी ने जो है वो कितने सारे लोगों को ऐसा कन्विंस किया है कि जिसमें उन लोगों ने जो है वो अपनी कितनी सारी संपत्ति वो गांधी जी के नाम पर कर दी, और गांधी जी ने उस संपत्ति से जो है वो लोगों की सेवा की है, बराबर। इनके अलावा दूसरा आता है ड्यूटी इंस्टेड ऑफ राइट। गांधी जी ये ट्रस्टीशिप के अंडर ही में ही जो है वो ये कहते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रस्टीशिप के रूल के अंडर ही वो कहते हैं कि ड्यूटी इंस्टेड ऑफ राइट। वो हमेशा यही कहते हैं कि देश में आपके राइट्स कितने हैं वो मत देखो, लेकिन देश के लिए आपकी ड्यूटी कितनी है वो देखो और उसे फॉलो करो, बरोबर। कि भाई देश ने हमें क्या दिया ये मत सोचो, हमने देश के लिए क्या किया है, हम देश के लिए क्या कर रहे हैं, वो सोच के चलो, बरोबर। गांधी जी यही मानते थे हमेशा, ड्यूटी इंस्टेड ऑफ राइट। कि भले चलो देश कुछ नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, हम तो करें कुछ देश के लिए, बरोबर ना, हम तो हमारे देश के लिए कुछ करें ना, ये गांधी जी मानते थे। इनके अलावा दूसरा आता है, वो आता है अवेयरनेस, रिफरडम एंड सोशल चेंजेस, बराबर। अवेयरनेस, रिफरेंडम एंड सोशल चेंजेस। इसका मतलब ये कि ट्रस्टीशिप के अंडर में ही गांधी जी हमेशा यही कहते थे कि भाई एक अवेयरनेस लाकर, खुद के अंदर अवेयरनेस लाकर सोसाइटी में जितना हो सके उतना चेंजेस लाना, बराबर। कौन से चेंजेस, किस तरह के चेंजेस के बारे में गांधी जी ये बात करते थे, तो वो ये मानते थे कि सोसाइटी में जो भी बुरी चीज़ें चल रही हैं, जो भी इविल कस्टम्स हैं, जो भी यहाँ समझो जो भी क्या कहते हैं लिमिटेशंस हैं, कि जहाँ पर सोसाइटी में गरीबी चल रही है, बेरोज़गारी चल रही है, तो उन्हें दूर करने की कोशिश करना। गांधी जी इसे इनडायरेक्टली ऐसा समझाते थे कि भाई अगर आप नौकरी कर रहे हो, अगर आप बिज़नेस कर रहे हो, अगर आप बिज़नेस कर रहे हो, तो वो बिज़नेस ऐसा करो कि जिसमें जो है वो दूसरे 5 लोगों को नौकरी भी मिल सके, कि जिससे आपको तो प्रॉफ़िट होगा, लेकिन दूसरे 5 लोगों की बेरोज़गारी भी तो दूर होगी ना, बराबर ना। और इसके लिए गांधी जी जो है वो ये कहते थे कि भाई कभी भी किसी के भी ऊपर जो है वो फ़ोर्सफुलनेस ना करना, है ना, मतलब फ़ोर्सफुली किसी से काम ना करवाना। गांधी जी इसके लिए ये भी कहते थे कि जब लोगों में खुद अवेयरनेस आएगी तो वो खुद सोसाइटी के लिए काम करने चाहिए, ज़बरदस्ती किसी को सोसाइटी के लिए काम करवाना नहीं। मतलब कोई रिच पर्सन हो तो उसके जो है वो क्या कह सकते हैं, गले पे चाकू रख कर बोलना भाई कंपलसरी चल भाई तुझे जो है वो दान देना ही है गरीबों के लिए, ये नहीं करवाना। गांधी जी इसके खिलाफ थे। गांधी जी अवेयरनेस में मानते थे कि उस रिच पीपल को समझाना, जब उसे रियल में फील हो कि नहीं भाई सही है, उनकी सेवा करनी चाहिए, तो ही जो है वो उनसे वो चीज़ें लेना, नहीं तो नहीं लेना, ठीक है। इनके अलावा वो कहते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द होल सोसाइटी।
इसमें भी वही बात कि गांधी जी हमेशा यही मानते थे, वर्किंग फॉर द ग्रेटर गुड, कि जितना हो सके सबके लिए काम करो, सबकी भलाई के लिए काम करो, बराबर ना। कुछ लोगों के छोड़कर, मतलब कुछ लोगों के लिए न काम करके सबके लिए इक्वली काम करना चाहिए, ऐसा गांधी जी हमेशा मानते थे। और इसके लिए वो कहते थे ना, जो मैंने पहले भी बताया, कि कोई भी काम करो तो ऐसा करो कि जिसमें आपको तो फ़ायदा होता ही होता हो, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो बाकी सबको भी उसका बेनिफिट मिलता रहे। ठीक है। इनके बाद आता है कंपेंसेशन टू द ट्रस्टी। कंपेंसेशन टू द ट्रस्टी, इसका मतलब वो ये मानते थे कि हमें हमेशा हमेशा जो भी हमारी गवर्नमेंट है या जो भी हमारे आसपास लोग हैं जिनके लिए हम काम कर रहे हैं, जिनके साथ हम लोग काम कर रहे हैं, उनके साथ हमेशा कंपेंसेशन के साथ, प्यार के साथ, ईमानदारी के साथ, खुले दिल के साथ रहना चाहिए। कभी भी चीटिंग नहीं करनी चाहिए, सिंपल सी बात। किसी को धोखा देना, बेईमानी का काम करना, ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ठीक है। इनके बाद आता है ऑपोजिशन टू नेशनलाइजेशन। अपोजिशन टू नेशनलाइजेशन, गांधी जी हमेशा नेशनलाइजेशन का जो है वो अपोज करते थे। नेशनलाइजेशन का मतलब क्या कहते हैं कि भाई कोई भी जो है प्रॉपर्टी या कोई भी चीज़ जो है भाई किसी एक के नाम पर कर देना, बराबर ना, किसी एक के नाम पर कर देना, उसे जो है वो नेशनलाइजेशन कहते थे। कि अगर हमारी कंट्री के कोई रिसोर्सेस हैं तो ये रिसोर्सेस खाली इसी के ही नाम के हैं, बराबर ना, या ये चीज़ें खाली इसी की ही हैं। कि जैसे अगर कोई गांव में जो है वो ज़मीन है तो पूरी की पूरी गांव की सभी ज़मीन जो है वो बस एक ज़मींदार खरीद के रख ले, और बाकी सब किसान जो है, बाकी सब किसान वो उन पे हमेशा रेंट पे काम करें। ये चीज़ गलत है ना। किसान को भी तो हक है ना कि भाई वो अपनी ज़मीन खरीद सकता है, खुद मेहनत करके अपनी ज़मीन खरीदे। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, वो यही कहते हैं कि नहीं भाई अगर ज़मीन खरीदनी है तो वो तो ज़मींदारी खरीदेंगे, बराबर ना, किसानों को वो ज़मीन नहीं दी जाएगी। तो ये चीज़ गलत है, ये चीज़ गलत है। गांधी जी ऐसा मानते थे कि सबको इसमें भी इक्वालिटी मिलनी चाहिए ना, कि अगर कोई किसान खुद मेहनत करके, खुद पैसे जमा करके और अपनी ज़मीन खरीदना चाहता है तो उसे भी उतने ही राइट्स, उतनी ही फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए जितनी की ज़मींदारों को मिलती है, बराबर। शॉर्ट और सिंपल इसमें भी यही बात हुई, ये भी इसके अंदर भी यही बात कहलाती है कि हमें सिर्फ खुद के बारे में न सोचना, कि जो भी चीज़ें हम लोग बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, खुद के बारे में न सोचना, हमेशा पहले दूसरों के बारे में भी सोचो। कि अगर मेरे पास एक घर है और मैं ऑलरेडी फिर दूसरा घर खरीदने जा रहा हूँ तो ये चीज़ एक तरह से सच में गलत है। मुझे पहले ये सोचना चाहिए कि नहीं भाई, अगर मैं दूसरा घर खरीद रहा हूँ मुझे उसकी ज़रूर नहीं है, एक्स्ट्रा खरीदने का क्या मतलब है। इससे अच्छा उस घर के लिए जो भी पैसों की ज़रूरत पड़ेगी तो वो पैसे मैं दूसरे किसी को दे दूँ ना, बराबर ना, या दूसरे किसी की हेल्प के लिए मैं उसे यूज़ करूँ। समझ आ रहा है ना। एंड आखिरी में वो कहते हैं, वो आता है अपॉइंटिंग अपॉइंटिंग द सक्सेसर। लास्ट के पॉइंट्स ये जो कुछ हैं जिसमें कहते हैं अपॉइंटिंग द सक्सेसर। इसका मतलब क्या कि देखो कितने सारे लोग वो हमारी सोसाइटी में आज भी हैं, पहले भी थे, गांधी जी के टाइम में भी थे और आज भी हैं। जो लोग जो है वो कहते हैं ना काफ़ी रिच हैं, बहुत रिच है, कि जिनके पास कोई पैसों की कमी नहीं, लेकिन उनका जो है वो अगर कोई सक्सेसर ना हो, सक्सेसर मतलब कि अगर उनकी डेथ हो जाए तो उनको जो है वो उनकी संपत्ति संभालने वाला कौन। कि सपोज़ मेरे पास जो है वो करोड़ों की संपत्ति पड़ी हुई है लेकिन मेरी कोई औलाद ना हो, बराबर ना, मेरी अगर कोई औलाद ना हो तो उसके बाद तो मेरी करोड़ों की संपत्ति उसके बाद किसको मिले। ऐसे पर्सन की संपत्ति हमेशा सरकार जब्त कर लेती है कि भाई वो पूरी संपत्ति सरकार की हो गई, बराबर। लेकिन गांधी जी ऐसा कहते थे कि अगर आपके पास ऐसी संपत्ति है, अगर ज़्यादा संपत्ति है तो हो सके तो उनमें से कुछ संपत्ति या पूरी संपत्ति कोई ना कोई ट्रस्ट के या तो कोई सोसाइटी के नाम पर लिख देनी चाहिए, सक्सेसर पहले ही अपॉइंट कर लेना चाहिए, बराबर ना। गांधी जी हमेशा यही मानते थे और इसके लिए भी गांधी जी ने कितने सारे लोगों को जो है वो कन्विंस किया, बहुत लोगों को गांधी जी ने कन्विंस किया कि आपके पास इतनी सारी ज़मीन है, बराबर, तो आप ये ज़मीन जो है वो किसी के नाम पर लिख दो कि ठीक है। गांधी जी ऐसा ही कहते थे कि ठीक है अगर आपको अभी लग्जरियस वे में रहना है, शान से रहना है, अभी रहो, लेकिन मरने के बाद आपकी ज़मीन कहाँ जाएगी, तो उसके लिए नक्की कर दो कि अभी आप भले ही पूरी ज़मीन खुद यूज़ करो, पूरा बंगला खुद यूज़ करो, लेकिन मरने के बाद ये बंगला सोसाइटी के नाम पे कर दो।
कि जिससे उसके बाद सोसाइटी जो है वो उसका यूज़ कर सके। सही बात है ना ये भी गांधी जी की। अगर हमारे पास भी इतनी धन दौलत है, बराबर, और उस धन दौलत में से ठीक है कि अगर हमारे मरने के बाद हम लोग अपने परिवार के नाम पे कर रहे हैं, परिवार ना हो तो पूरा सोसाइटी के नाम पे कर दो, लेकिन उसके बाद कुछ हिस्सा वो तो हमें सोसाइटी के नाम पे करना चाहिए ना, ठीक है ना। इसे कहते हैं अपॉइंटिंग द सक्सेसर। उनके बाद आता है, वो कहते हैं स्टेट कंट्रोल। स्टेट कंट्रोल इसका मतलब ये कि गांधी जी ये भी मानते थे कि भाई इन सब चीज़ों के ऊपर कि अगर कोई अमीर लोग वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पोजीशन न करें, सभी चीज़ें खुद अपने नाम पर न करते जाएं, तो इसके लिए उनके ऊपर स्टेट का कंट्रोल ज़रूर होना चाहिए। ऐसे रूल्स रेगुलेशन ज़रूर होने चाहिए कि जिसमें जो है वो हर किसी की एक पर्टिकुलर लिमिट होनी चाहिए कि इस इंसान को इससे ज़्यादा ज़मीन मकान नहीं खरीदना है, इससे ज़्यादा संपत्ति उसकी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा ना हो ना तो फिर क्या होगा पता है कि भाई ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट राज्य की, देश की जो भी संपत्ति है ना वो कोई एक ही ग्रुप में चली जाएगी। ये रूल्स आज भी बने हुए हैं, बराबर ना, ये रूल्स आज भी बने हुए हैं कि जो है वो रूल्स हैं कि अगर मुझे अपनी संपत्ति बनानी है ना तो इस लिमिट से ज़्यादा मैं अपनी संपत्ति नहीं बना सकता। क्योंकि अगर ऐसा होता तो हमारे इंडिया में जो भी बड़े बड़े लोग हैं, जितने भी रिचेस्ट पर्सन हैं, वो सभी संपत्ति ना खरीद लेते, बराबर ना। उनके पास तो इतनी दौलत है कि भाई एक गांव तो क्या पूरा का पूरा शहर खरीद सकते हैं कि शहर की पूरी ज़मीन मेरी और बाकी सब लोग रेंट पे रहेंगे। ऐसा भी कर सकते हैं, इतने रिच लोग भी हमारी सोसाइटी में आज भी हैं, पहले भी थे। लेकिन अगर ऐसा हो तो ये तो राजाशाही नहीं हो जाएगी। जस्ट इमेजिन करो, हम जो सिटी में रहते हैं, सिटी की पूरी ज़मीन कोई एक ही इंसान खरीद ले और ये कहे कि अब सबको जो है वो ये रेंट भरना है, कोई भी अपना घर नहीं खरीद सकता, तो ये कितना गलत है। सही बात ना। तो इसलिए गवर्नमेंट कंट्रोल रखती है कि कोई भी इंसान को इससे ज़्यादा संपत्ति नहीं होनी चाहिए, पता है। इसलिए गवर्नमेंट हमेशा जो है वो कितनी बार चेकिंग भी करती रहती है कि किसी के पास ज़्यादा संपत्ति इल्लीगल तो नहीं है कुछ, ठीक है। तो ऐसा स्टेट कंट्रोल भी होना चाहिए कि जिससे जो है वो लोग सिर्फ खुद के बारे में ना सोचें और सोसाइटी के बारे में भी कुछ ना कुछ सोच सकें, बराबर। तो ये सब गांधी जी की सोच थी, ठीक है ना। गांधी जी के थॉट्स थे ये सब जो हमने देखे। जैसे मैंने पहले ही बताया कि गांधी जी कोई रियल इकोनॉमिस्ट नहीं थे, लेकिन उनकी जो भी ये सोच है ना वो सही बात है कि अगर हर कोई इंसान ये सभी सोच अप्लाई करे ना, जो भी हमने पॉइंट्स देखे, ये सभी पॉइंट अगर हर कोई इंसान अप्लाई करने बैठे ना तो सच में हमारे देश का डेवलपमेंट बहुत ही स्पीडीली हो जाए। सही बात है ना ये। और इनके बाद अब एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, गांधी जी जैसे ही जो है वो ग्रेट पर्सन वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में समझे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग में मानने वाले ये भी पर्सन थे, ठीक है ना। कि जिनकी पर्सनालिटी आप देखो ना कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय को अगर आप जो है वो उस वक्त अगर कोई देख पाता तो कितनी ग्रेट उनकी पर्सनालिटी थी कि हमेशा जो है वो एकदम सिंपल में रहते थे। कोई भी जो है वो कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स नहीं, उनकी लाइफ में कोई भी कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स नहीं थी, एकदम सिंपल लिविंग उनकी। और जो है वो आँखों में जो उनकी चमक थी, जो उनकी जो है वो चलने की स्टाइल थी, इतना कॉन्फिडेंस, इतनी चमक, इतनी चेहरे पे जो है वो ये क्या कह सकते हैं एक तरह की रौनक दिखाई देती थी जो सच में देखने लायक होती थी। जो उनके फ़ोटो से ही जो है वो पता चलता है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय क्या पर्सनालिटी थे वो, जो इतने अच्छे जो है वो फिलोसोफर थे, एक बहुत ही अच्छे ह्यूमनिस्ट थे। पॉलिटिक्स में और इकोनॉमिक्स के लिए जो है वो उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, ठीक है ना। हमारे देश की भलाई के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने बहुत सारे काम किए हैं, जैसे गांधी जी ने काम किए थे वैसे ही। लेकिन कहते हैं ना एक तरह की कंपैरिजन हो ही नहीं सकती। गांधी जी का वर्क वो अलग अलग लेवल का था और पंडित दीनदयाल उपाध्याय का वर्क वो एक अलग ही लेवल का था कि जो उन्होंने इकोनॉमी के लिए, हमारे कंट्री के लिए जो उन्होंने सेवा की है वो तो बिल्कुल जो है वो अनमोल है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिनका बर्थ 25 सितंबर 1916 को हुआ था, उनकी लाइफ सिर्फ 52 ईयर्स की रही। वो सिर्फ 52 ईयर्स ही जो है वो ज़िंदा रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत काम किए। खासकर जो भी क्या कह सकते हैं नीची जाति के लोग, जो भी पुअर पीपल हैं, उनके लिए उन्होंने हद से ज़्यादा काम किए हैं। इन्होंने अपनी जो है वो आइडियाज़ वो फ़िलासफ़ी में, इकोनॉमिक्स में, सोशियोलॉजी में, लिटरेचर में उन्होंने अपनी अलग ही सोच बताई है, ठीक है। इवन
कि उन्होंने कितना सारा नाम कमाया है हर फील्ड में। सोशल ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो भी सामाजिक संस्थाएं कहलाती हैं उनमें उनका बहुत नाम था। जर्नलिज्म में, ठीक है, एक बहुत अच्छे जर्नलिस्ट भी थे ये, और पॉलिटिक्स में भी एक बहुत अच्छे ये नेता बनकर रहे। सही बात ना। इन्होंने कितनी सारी बुक्स लिखी थी और इनकी ऑलमोस्ट बुक्स वो पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स और सोसाइटी के वेलफेयर के लिए ही बुक्स लिखी जाती थी, ठीक है। उनकी सोच ही यही थी, उन पंडित दीनदयाल उपाध्याय की सोच थी कि मुझे एक अलग भारत बनाना है, एक नया भारत बनाना है कि जिसमें जो है वो हर चीज़ें परफेक्ट मैनर में होनी चाहिए, ऐसा भारत मुझे बनाना है। ये सोच पंडित दीनदयाल उपाध्याय की थी और ये सब सोच वो उनकी बुक्स से पता चलती है। उनकी अलग अलग बुक्स थी जिसमें राष्ट्र जीवन की समस्याएं, डीवैल्यूएशन, अ ग्रेट फॉल, पॉलिटिकल डायरी, राष्ट्र चिंतन, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, राष्ट्र जीवन की दिशा, भारतीय अर्थनीति, विकास की दिशा, अखंड भारत क्यों, ये सब अलग अलग बुक्स हैं जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने लिखी हैं। और इनकी बुक्स आज भी अगर आप रीड करो तो सच में पता चलता है कि क्या उनकी सोच थी, कि उन्होंने सोचा कितना कुछ था हमारे देश के लिए कि हमारा देश इतना ग्रेट बनना चाहिए, ठीक है। लेकिन सच में उनकी लाइफ जो है वो ये छोटी सी लाइफ थी, 52 ईयर्स ही वो ज़िंदा रहे, ठीक है। और उनके लिए उन्होंने बहुत काम किया। लेकिन अगर और भी वो आज भी अगर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे लोग आज हमारे देश में हो ना, तो हमारा देश सच में कहाँ से कहाँ पहुँच जाए, ठीक है। तो आज जैसे हमने इनके ये पॉइंट्स देखे, अब इसके ही दूसरे पॉइंट्स, दूसरे चैप्टर्स वो अब हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।